में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। और उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल हर कोई चाहता है कि बीते साल से हम कुछ सीखें और आने वाले साल का हम बड़े उमंग और उत्साह के साथ में स्वागत करें और यह भी जानें कि यह साल हमारे लिए कैसा रहेगा। तो चलिए, हमारे हर साल की तरह ही इस बार भी हमारे जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में मौजूद हैं और वो बताएंगे कि साल 2025 कैसा रहेगा, इस 2025 का आने वाले सालों पर क्या असर रहेगा। तो हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हैं, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज साहब हैं और पुरुषोत्तम गौड़ साहब जुड़ रहे हैं। मैं शास्त्री साहब आपके पास में आना चाहूंगा, कैसा रहेगा 2025 और 25 का क्या असर आने वाले सालों पर देखा जाएगा। 2025 कन्या राशि से शुरू हो रहा है, लग्न जो है कन्या रहेगा और उदयकालीन और वर्ष का प्रारंभ ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे अर्धरात्रि के समय ये प्रारंभ हुआ है, तो कन्या लग्न में प्रारंभ हुआ और लग्न में केतु है। लग्न में केतु होने के कारण से कुछ अशांति होती है और ख़ास तौर से उग्रवादी गतिविधियां ये ज़्यादातर होने की संभावनाएं बनाता है। लेकिन वर्ष की अन्य स्थितियां कि बुध और गुरु के समसप्तक योग है, साथ ही सूर्य और चंद्रमा एक साथ होकर के अमावस्या के तुरंत बाद प्रारंभ हो रहे हैं, तो ये योग शनि शुक्र का विशेष राजयोग बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये नया वर्ष विश्व के लिए एक नई दिशा देने वाला होगा। लेकिन मंगल नीच का है और नीच के मंगल में ये प्रारंभ हो रहा है, फिर मंगल वक्री भी होगा और मंगल लंबे समय तक रहेगा, साथ में शनि के साथ में समसप्तक योग बनाएगा। तो कुछ योग ऐसे बन रहे हैं जो विश्व में अपने अहम की तुष्टि के लिए अनावश्यक विवाद और कुछ युद्ध और जन धन हानि की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन शुक्र की और शनि की जो स्थिति है एक साथ, ये नए नए आविष्कार करने का योग बनाता है कि इसमें विश्व में कुछ ऐसी नई दिशाएं होंगी, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कुछ ऐसी विशेष प्रगति होगी जो
विश्व की दिशा बदल करके रख देगी। साथ ही आर्थिक दृष्टि से कई देशों की बहुत प्रगति होगी, खासतौर से भारत विशेष प्रगति करेगा, क्योंकि भारत की जो कुंडली है, भारत के कुंडली में आज़ादी जो भारत की मिली उससे वृष लग्न में भारत आज़ाद हुआ था, और अभी सारे ग्रह गोचर में भारतीय कुंडली को बहुत ही पक्ष में है। ऐसी स्थिति में भारत आर्थिक दृष्टि से भी उन्नति करेगा, सामरिक दृष्टि से भी भारत बहुत सशक्त होगा, और विश्व में ज्ञान की दृष्टि से, अनुसंधान की दृष्टि से भी कुछ नई दिशाएं भारत को मिलेंगी। आम जन जरूर थोड़ा सा त्रस्त रहेगा, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के बीच में भी भारत बहुत प्रगति करेगा। चले बिल्कुल, क्योंकि यही माना जाता है, यही एक चाह होती है कि समय सुकून से निकले। खैर, उठा फटा सब चीजें चलती हैं, क्योंकि नया साल केवल एक महज भारत के लिए नहीं होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है। और दुनिया का कहाँ किसका कैसा नेचर होगा, कैसी स्थिति बनेगी और किस पे क्या असर आएगा, उसका इम्पैक्ट, जैसे मैं कहता हूं कि 2025 का क्या आने वाले सालों पे भी देखा जाएगा। उसी तरह से अगर एक देश में भी कहीं पे भी उथल पुथल होती है तो निश्चित रूप से उसका विश्व बरादरी पर एक गहरा असर पड़ता है, छाप पड़ती है। मसलन आज अगर मान लो कि गल्फ में कहीं कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में फ्यूल प्राइस पे असर पड़ेगा। मुकेश भारद्वाज साहब हमारे साथ में हैं कि सर, मैं अगर 2024 की बात करूं तो 2024 राजनीतिक उथल पुथल के लिए बहुत ही वैसा रहा। कई देशों के आपने देखा होगा कि तख्ते पलट हो गए, कहीं पे चुनाव के दौरान किस तरह की स्थितियां बन गई। तो भारत लेकिन फिर भी एक सुकून बुरा कहा जा सकता है, छुटपुट चीजों को छोड़ें तो। क्या 2025 में 24 का कोई असर होगा या 25 का असर आने वाले सालों पे देखा जाएगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात थी जब हम पिछली बार इन्हीं दिनों नव वर्ष के लिए मिल रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि 2024 में बड़े तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भारत में इसका असर इसलिए कम होगा क्योंकि सत्ता, मतलब जो राज्य है वो वैसा का वैसा रह जाएगा। और मोदी जी, जिनके हम लगातार बात कर रहे थे, उनको बहुत कम समस्या के साथ वापस बीजेपी को सत्ता मिल जाएगी और वो एक भारत के लिए प्रगतिगामी सिद्ध होगा। और वो वैसा का वैसा ही हम 2025 में जब बैठे हैं तो हम उसकी अच्छे से बात कर पा रहे हैं कि हाँ, सुकून है पूरे भारत में मुख्यतया, और पूरा भारत इस समय अपनी प्रगति को और अपने बढ़ते हुए कद को महसूस कर रहे हैं। भारतवासी आनंदित हैं और ऐसा गौरव और ऐसा आनंददायी स्थिति बहुत पहले सालों में थी। आज वापस से हम उस चीज की ओर अग्रसर हो रहे हैं और विश्व के अंदर हमारी धाक और ताकत बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये आपने कहा कि विश्व स्तरीय और पूरे देश से जुड़ाव के साथ, और ये सब देखें तो यस, वापस से हम 2025 में थोड़ी स्थितियां तो गंभीर रहेंगी, क्योंकि अगर न्यूमरोलॉजिकल हम जाएं तो जो पूरे 2025 का जो नंबर है और उसका जो प्रतिनिधि सितारा है वो दोनों समस्या के अंदर है, और इसकी वजह से पूरे वर्ष भर के अंदर मानसिक तनाव बहुत ऊंचे दर्जे का रहेगा। लोग जो है छोटी छोटी बातों को शंकित होंगे, वो घटनाएं हो या ना हो, लेकिन मन के ऊपर उसका प्रभाव थोड़ा गहरा पड़ सकता है। और उसके कारण लोगों के, अगर कोई राष्ट्र अध्यक्ष जिनके मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर है या कोई शक या वहम पे आधारित कार्रवाई करते होंगे तो वो एक दूसरे के प्रति बड़े नकारात्मक हो सकते हैं। उसके कारण विश्व पटल पर वैसी की वैसी घटनाएं जैसे 2024 में अपन ने 2-3 देखी, वो ज्यादा भी हो सकती हैं। और ये जो अभी मध्य एशिया का जो भाग है जो अभी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ दिसंबर के अंदर, इसकी चिंगारियां थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, थोड़ा फैलाव हो सकता है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो हम देख रहे हैं, ये छोटा सा टकराव, ये छोटा नहीं रह जाने वाला है। इसमें भी कुछ बड़ी चीजें, जहां भी ए अक्षर आएगा वो अक्षर जहां जहां भी ए से जुड़ाव है, ए लेटर से जुड़ाव है, आप देखेंगे कि वो आशंकाओं पे आधारित एक्शन लेंगे और उसके कारण उनको आर्थिक और जो व्यवहारिक तनाव झेलने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों के अंदर रहने वाला है जी। और ये भी माना जा सकता है कि जब 25 में इस तरह की घटनाक्रम रहेंगे तो इतनी जल्दी से सॉर्ट आउट होने वाले नहीं है। अभी हम देख सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच भी इतना लंबा वो चल गया। बिल्कुल। तो अगर वाकई कोई घटना कहीं पे भी कुछ होती है तो उसका एक असर आगे तक जाता है। ये बात हो सकती है कुछ निजात शॉर्ट टर्म पे मिल जाती है, हर कई बार ये लंबी चली जाती है। तो हमारे ज्योतिषाचार्यों का साफ मानना है कि
यूं देखे ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन हाँ घटनाक्रमों से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बार वापस शास्त्री साहब का रुख करना चाहूंगा मैं। सर सबसे अहम बात यही होती है कि प्राकृतिक स्थिति कैसे रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए मौसम आधारित हमारा जनजीवन है और बारिश होती है तो लोग ये मान के चलते हैं कि चलिए सर्दी भी सहन कर लेंगे और गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ी डिपेंड करता है कि बरसात। तो अगर हम ऋतुओं का अगर योगफल देखें तो उसका क्या माना जा सकता है? नए वर्ष के प्रारंभ में जैसे अभी जो ईस्वी सन है, ये तो नए नए वर्ष प्रारंभ होते हैं, लेकिन उनके प्रारंभ के साथ ही उनके ग्रहयोगों के साथ भी कैसी ही प्राकृतिक स्थितियां रहेंगी, वर्षा का और अन्य ऋतुओं का कैसा प्रभाव रहेगा, इस संदर्भ में भारतीय नव संवत्सर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि जब नव संवत्सर का स्वामी कौन है, जैसे इस बार गई बार जैसे शनि और मंगल थे, तो इस बार वर्ष का स्वामी सूर्य है और वर्ष का मंत्री भी सूर्य है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य है। इसके लिए घाघ भंडरीक ने कहा है कि जो राजा हो वर्ष का वही बने दीवान, क्षय प्रजा को जानिए आधा हो या जान। कि ये ऐसी स्थिति में जब जो राजा ही दीवान बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रजा को थोड़ी अशांति का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से वर्षा अधिक होने की संभावनाएं बनाता है। क्योंकि इस बात वर्ष का नाम कार्तिक नाम का वर्ष है, जो रोहिणी का वास तट पर है। जो तट पर जब रोहिणी का वास होता है तो अच्छी वर्षा के योग बनाता है। साथ ही समय का वास धोबी के घर है, तो ये भी वर्षा का योग बनाता है, बहुत अच्छा। लेकिन जो अग्नि भय का और चोर भय का, सूर्य जब होता है राजा और मंत्री, तो अग्नि भय, चोर भय, दुर्घटना और कई अग्निकांड और कई अनावश्यक तूफान, प्राकृतिक आपदाएं, इनकी स्थितियां भी बनाता है। लेकिन कहीं कहीं अनावृष्टि, कहीं पर अतिवृष्टि, और ये क्रम जो अति कराता है कि सर्दी तो इतनी सर्दी कि जो रिकॉर्ड बना दे, गर्मी तो इतनी गर्मी कि एक नया कीर्तिमान बना दे, और जो वर्षा तो इतना कि कई जगह जहां बारिश ही नहीं होती थी वहां बहुत बारिश हो जाए और वर्षों का रिकॉर्ड बना दे। इस तरह की स्थिति बनाता है। विशेष रूप से सूर्य प्रजा में आत्मबल भरता है और शासक वर्ग में आत्महीनता देता है। ऐसी स्थिति में प्रजा कई जगह सत्ता बदलने की सी स्थितियों में आ जाती है। तो ये संभव है कि ये प्राकृतिक के साथ साथ, क्योंकि प्रकृति ही मनुष्य की प्रकृति को भी प्रभावित करती है। और वैसे भारत के लिए जहां तक देखा जाए, भारत के लिए प्राकृतिक दृष्टि से ये नया वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समय का वास और वर्ष का नाम, ये सब कुछ बहुत अच्छी स्थिति में है, जो देश के लिए बहुत अनुकूल है। जी मुकेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। और बुद्ध, हमारे ये सनातन संस्कृति मानिए भारतीय संस्कृति में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है, और रात 12 बजे के बाद से दूसरा दिन शुरू होते हैं, यानी कि नववर्ष हो चाहे अगला दिन हो, रात 12:01 से शुरू हो जाता है। तो माने तो बुधवार है, बिल्कुल। तो इसका कुछ असर है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बनाया बनाया एक वो संयोग है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बुद्ध का कहेंगे अपन, वो अभी वृश्चिक राशि के अंदर रहे। तो इसके मायने क्या है कि हम ये एक संभल कर चलने की स्थिति को दर्शा, बहुत शुभ है उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से मितव्ययी होना चाहते हैं, जो अपनी अर्थव्यवस्था को जितना है उसके अनुसार खर्च करना चाहते हैं, जो बहुत अधिक धन लाभ के फेर में नहीं पड़ रहे, यानी आकस्मिक धन लाभ के फेर में अपना जो बचत है उसको दांव पे नहीं लगा रहे मोटे तौर पर, और शेयर मार्केट से एक संयमित दूरी बना रहे हैं, वो लोग सब पूरे वर्ष भर बहुत लाभान्वित रहेंगे। अगर कहीं अपनी पूंजी को ज्यादा लाभ के फेर में आपने बहुत ज्यादा आर्थिक गेन के उसमें शेयर मार्केट से अगर बहुत ज्यादा कोशिश की, तो हो सकता है कि मध्य भाग के अंदर जो वर्ष का जो मध्य भाग है, जनवरी की जो 15 से 20 जनवरी के आसपास और जुलाई के आसपास ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, मार्च में भी इवन, कि जहां पर जो अर्थव्यवस्था है उसमें शेयर मार्केट कुछ बहुत बड़ा सिंक दिखा दे, कोई गुब्बारा थोड़ा सिकुड़ जाए, तो इसकी संभावना दिखाता है। तो बुद्ध जो बुधवार है, जो बुद्ध जो गणेश जी का भी प्रतिनिधि वार है, ये हमें ये शिक्षा देते हैं
कि जो भी आपको करना है वो उसमें अपने बुद्धि सामर्थ्य को अच्छे से करके, अपनी मितव्ययिता अर्थनीति को अच्छे से समझ करके और अर्थव्यवस्था को समझ करके ही आगे पैर बढ़ाएंगे जो लोग, वो बहुत अच्छे तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण बात इससे आगे चल करके हम बात करेंगे, जो प्रतिनिधि ग्रह है धन का भी, बृहस्पति, अगला ही दिन वो भी है। तो वहां क्या हो रहा है कि इस वर्ष के अंदर बृहस्पति अपनी 2-3 राशियां एक साथ जो है अतिचारी हो रहे हैं, अगर ज्योतिष की भाषा में बात करें तो उसके कारण अर्थव्यवस्था को लेकर के थोड़ी चिंताएं दिखाई देती हैं। एक कि जिस क्षेत्र में तरक्की होगी, बहुत तेज तरक्की की कामना से लिए गए निर्णय बहुत सफल और बहुत उत्कृष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट है या कोई ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर हमने गलत दाव लगाए थे, वो कहीं नुकसान की तरफ भी हमें तो ले आ सकते हैं। तो हम अपने शासन जो संभालते हैं या जो अपनी जो व्यवसाय संभालते हैं, जो या अपने घर के अंदर, अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर अर्थव्यवस्था को जो गृहिणियां और महिलाएं देखती हैं, उन सभी को ये संदेश इस अपने टीवी चैनल के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचे कि वो ऐसे कार्यक्रम हाथ में ले, ऐसे चीजों को अपने ध्यान में रखें कि कोई अनियमितता ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए कि वो ज्यादा गेन के उसमें अपना नुकसान ना कर बैठे, कुछ असुरक्षित धन निवेश ना करें। सुरक्षित धन निवेश तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता है, लेकिन ज्यादा कोई रिस्क ना ले, ये बहुत लालच ना करें। सही, आपने बहुत सही शब्द सुझाया है। एक बात मैं जानना चाहूंगा सर यहाँ पे कि रोजगार की जो बातें होती हैं, उद्योग रोजगार, इस पे क्या असर रहेगा? क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का ये होता है कि 2 वक्त की रोटी ठीक से चलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये जो साल है, नए आने वाला साल, इस मामले में बहुत जुझारूपन आप देखेंगे। हमारे युवा अपने सपनों के पीछे तेज दौड़ लगाएंगे और नींद आप देखेंगे कम उनको वो होगी। अपने सपनों को पाने के लिए जो कोशिश है वो चरम पर होगी। ये जो वर्ष है, ये इतिहास में इस मामले में दर्ज होगा, जैसे 1951 में दर्ज हुआ था, जैसे 1978 दर्ज हुआ था, कि जब लोगों ने अपने सपनों के लिए एक स्वतंत्र माहौल पाया और दौड़ लगाई। आप देखें कि जो ज्यादातर 2002 देखें, 2014 देखें, ये 14-15 देखें, ये वो साल थे जब देश के अंदर सपने गढ़े गए, सपनों का पीछा किया गया और सफलता का अगर कोई ग्राफ निकाल के लाएं तो देखेंगे सर्वाधिक ऊंचे सफल सपने इन्हीं दौर में पूरे हुए। यानी ये वो टाइम है। तो ये 2025 उस मामले में, सपनों को पूरा करने के मामले में एक और एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी चर्चा ना करें तो छूट जाएगा, प्रेम। कि जिन लोगों के मन में अपने साथी, जीवन साथी और अपने प्रेम को पाने की जो इच्छा है, विवाह आदि के जो कार्य जिनके अधूरे हैं, वांछित जीवन साथी पाने का कहीं कोई वो है, वो सब के सब सपने 2025 में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप जो कोई भी भावनात्मक लगाव के साथ किसी रिश्ते के अंदर हैं, अपने जीवन साथी को, वांछित जीवन साथी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं इस साल सर्वाधिक सफल होने की संभावना है। बिल्कुल, तो चाहिए कई मायने के अंदर काफी अच्छा, और ये कहा जा सकता है, यूं भी हम मान के चलते हैं कि आज जो हुआ वो कल का दिन अच्छा रहना चाहिए, कि बड़ी उम्मीद के साथ में। क्योंकि देखिए पॉजिटिव सोच के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। कहा भी जाता है कि आपकी सोच पे बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं शास्त्री साहब आपके पास में आना चाहूंगा। एक बात आती है महंगाई, धातु यानी कि सोना चांदी, ये कहा जाता है कि इन पे राशियों का बड़ा असर पड़ता है। तो कैसा रहेगा 2025 इस मायने में? वैसे ये धातुओं का जो अन्य ग्रहों के खासतौर से, जैसे सोने को बृहस्पति प्रभावित करता है, चांदी को चंद्रमा और शुक्र प्रभावित करते हैं, और अन्य ग्रह भी सभी धातुओं को प्रभावित करते रहते हैं। कई बार वो किस राशि में बैठे हुए हैं उसके आधार पर इनके योग बनते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज इस बार है कि 4 ग्रहण हैं, और 4 ग्रहणों में एक ग्रहण 14 मार्च को है, एक ग्रहण 29 मार्च को है खंडग्रास सूर्य ग्रहण, एक 8 सितंबर को है और एक 21 सितंबर को है। इनमें केवल एक ही ग्रहण भारत में दिखाई देगा जो खग्रास चंद्र ग्रहण है, जो 8 सितंबर 2025 को हो रहा। बाकी के जो अन्य ग्रहण है वो दूसरे देशों में दिखाई देंगे। इससे यह लगता है कि जैसे 24 में भी ऐसी स्थिति बनी थी कि कोई ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था, इस बार एक ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है। तो मनस्थिति को और खास तौर से ये चांदी को बहुत तेज करने की स्थिति बनाता है। लेकिन विश्व की दृष्टि से, वैश्विक परिदृश्य में
ज्यादा अशांति होगी, भारत में शांति रहेगी और जो धातुओं का सबसे बड़ा केंद्र बनने की ओर भारत बढ़ सकता है। क्योंकि अभी जो बृहस्पति की स्थिति और चंद्रमा तो नित्य बदलता है, लेकिन अभी जो कुंडली है, वर्ष कुंडली में चंद्र सूर्य एक साथ हैं और साथ ही मंगल और बृहस्पति दोनों ही सोने को प्रभावित करते हैं, क्योंकि तांबा और सोने का बहुत गहरा संबंध है। तो ऐसी स्थिति में अभी मंगल जो नीच का है वो जून में सिंह का आएगा, तो जब वो सिंह का आएगा उस समय स्थिति बहुत बढ़ने की संभावनाएं बनाता है कि धातुओं में, इन्हीं धातुओं में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि हो और आम जनता से थोड़ी परे हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ ज्वेलरी ही नहीं, हमें सबसे महत्वपूर्ण सुख, शांति और समृद्धि होती है। उस दृष्टि से ये जो बृहस्पति, शनि और अन्य जो ग्रह हैं वो इस वर्ष आम जनता के लिए बहुत ही शांति देने वाले होंगे। पर नव वर्ष की दो स्थितियां होती हैं, एक तो अर्धरात्रि में जब वर्ष बदलता है, दूसरा सबसे पहला सूर्योदय होता है। जो सबसे पहला सूर्योदय है वो धनु राशि में हुआ है, और धनु राशि में जब सूर्योदय और अर्धरात्रि इन दोनों में चंद्रमा बदल गया है कि वहां पर चंद्रमा धनु का था, यहां पर चंद्रमा मकर का हो गया है। ऐसे स्थिति में सूर्य भारत के लिए और खासतौर से पूर्वी एशिया के लिए विशेष रूप से प्रगतिदायी रहेगा यह नया वर्ष। और सिर्फ खनिज पदार्थों के लिए हो सकता है भारत में कुछ ऐसे नए खनिज पदार्थ निकलें जो विश्व पटल पर भारत की व्यापारिक स्थिति को भी बदल दे और भौगोलिक जो यहाँ की विशेषता है उसके साथ विश्व में कुछ नया अनुसंधान और नई चीज जो बन रही है आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, उसमें कोई विशेष योगदान देने में अपनी भूमिका निभाने लगे और जो आर्थिक प्रगति की तरफ विशेष रूप से भारत अपना स्थान बनाने में मजबूती के साथ आगे बढ़ सकेगा। तो मैं जो अभी समझ पा रहा हूं कि भारत के लिए काफी सुकून बुरा कहा जा सकता है 2025। और देखिए, भारत यूं भी सुकून तलाशता है। आपको ध्यान होगा कि भारत के डीएनए में संघर्ष, क्रांति और कुर्बानी, बड़प्पन, ये तमाम चीजें हैं, सहन शक्ति। तो ये ऐसी जब किसी के नेचर में होती हैं तो मुझे लगता है कि वक्त कठोर से कठोर भी हो तो उसे भी पार कर जाते हैं। कितने आक्रांताओं भारत पर आक्रमण किया, सब चले गए, लेकिन भारत आज भी खड़ा हुआ है। हर विश्व बरादरी के अंदर, दुनिया के अंदर अपनी एक गहरी छाप रखता है, एक अमिट छाप रखता है। मैं समय कम है, लेकिन मैं मुकेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि किस राशि के जातक को इस वर्ष क्या सावधानी करनी होगी और किसके लिए काफी फलदायी हो सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ मार्च की एक बात छूट गई हमारी बातचीत में, वो ये है कि अचानक होने वाले उपद्रव, ये इस वर्ष थोड़ी समस्यादायक। तो शासन प्रशासन को, हमारे गुप्तचर सेवाओं को और ऐसे लोगों को जो इस चीज को संभालते हैं अचानक होने वाली समस्याओं को, उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि हमारे जो सामाजिक समारोह है बड़े, उनके अंदर कोई समस्याओं को, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो पर्व है, जो हमारा जो कहते हैं कि कुंभ है सबसे बड़ा, वो इस वर्ष हो रहा है। तो उसमें धार्मिक आयोजन है और उसमें जो सभी लोग धार्मिक धर्म जो प्रेमी लोग हैं वो वहाँ होंगे और चीजें होंगी। और हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ी समस्याओं का मार्च के अंदर यहाँ तक जो, यानी कि मार्च का जो महीना है थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला होगा, है ना, मार्च। और तो थोड़ा मेरा जो सवाल था कि वो राशियों पर आधारित। तो राशियों की बात करें तो सबसे पहली बात हम करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि उनका जो मंगल है, उनका जो स्वामी ग्रह वृश्चिक और मेष राशि वालों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तौर पर उन्हें अपने परिवार, अपने जीवन साथी, अगर बच्चे हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स, और अगर शिक्षा में तो गुरुजनों के जो मार्गदर्शन है उसके अंदर चलना सर्वाधिक सुरक्षित रहेगा। अपनी मर्जी से अपने आवेग, अपने मनोभावों को तीव्रता से काम में लेने से बचना चाहिए। यह मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए बात हो सकती है। वृष और तुला राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि वो बहुत उन्नतिदायी उनके समय है, बहुत आनंद के साथ वो अपना समय गुजार सकेंगे।
प्रगति वाला वर्ष है, उनको बहुत सफलता और बहुत संपन्नता दे सकता है, बशर्त कि वो आर्थिक रूप से अपने संयम बना के चले, दो तीन चीजों में ना इन्वॉल्व हो, जो लक्ष्य बनाया है उसी पर चलेंगे तो बहुत बेहतर ये वर्ष उनका रह सकता है। जो मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष इस मायने में सफलतादायक कहा जाएगा कि उन्हें अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे, अगर जॉब में है तो जॉब परिवर्तन के अच्छे अवसर मिलेंगे, विदेश जो व्यापार और जो शिक्षा से जुड़े छात्र हैं उनको विदेशों में जाने के और नया अनुसंधान करने के अवसर मिलेंगे, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है। कर्क राशि वालों को थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है, भावनात्मक तौर पर भी, और अपने जीवन में अगर कोई जीवन साथी को लेकर के, ग्रह कलह को लेकर के, व्यापार में कोई साझेदारों से कोई समस्या चली तो उन सब पर धैर्य से समय गुजारें। अभी कोई जल्दबाजी में फैसला लेना उनके लिए ठीक नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए ये पूरा वर्ष बहुत शानदार गुजरने वाला है, सूर्य पूरी ताकत से उनको समर्थन दे रहा है, बड़े निर्णय उनके होंगे, आर्थिक उन्नति और सफलता के लिए इन्हें भुला देने वाला वर्ष ये उनके लिए हो सकता है। इसके साथ ही धनु और मीन राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए भी ये वर्ष बहुत शानदार है। धार्मिक तौर पर जो अध्यात्म और आध्यात्मिक जिनकी रुचियां हैं, जो दुनियापुरी के अंदर अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, अनुसंधान के लिए जो लोग लगे हुए हैं, और जो अर्थव्यवस्था को सुधारने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्यापार के अंदर जितने भी जो इकोनॉमी को स्ट्रक्चर करने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए बेहतरीन धातु, जब भी आपने एक सवाल किया था जो है शास्त्री जी से, धातु के विषय में जिनके पास भी अच्छा धन है वो उसमें लगा सकते हैं, बहुत अच्छी उन्नति, फ्लक्चुएशन तो रहेगा लेकिन वो भी बेहतर हो सकता है। लास्ट राशि हमारी बचती है कुंभ और मकर राशि। इनके लिए ये वर्ष संघर्षशील भी हो सकता है, राजनीतिक रूप से अगर आप शामिल है कहीं तो उथल पुथल वाला हो सकता है, अपने सहयोगियों और अपने मेंटोर यानी कि आपके जो गाइड हैं, पथ प्रदर्शक हैं, उनकी मान करके अगर आप चलेंगे, उनको सहयोग लेके चलेंगे, जनता की उसको भांप करके चलेंगे, तो उसमें भी चीजें, कांग्रेस को भी यही राशि देखती है, तो उनका प्रतिनिधि राशि है शनि, तो उनके लिए भी ये फ्लक्चुएट करने वाला, बहुत राय मशवरा करके आगे बढ़ने वाला समय हम कह सकते हैं। जी सर, समय कम है लेकिन एक मिनट में जरूर जानना चाहूंगा कि किस राशि के जातक पे सबसे भारी हो सकता है और उसको क्या उपाय करना चाहिए इस साल में 2025 में? वैसे तो सभी राशियों के लिए नया वर्ष ठीक ठीक रहने की संभावना है। शनि कहीं 7.5 है, किसी को ढैया लगेगा, लेकिन उपाय की दृष्टि से प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि सूर्य सबका पिता है, सारे ग्रहों का राजा है, उसको यदि अर्घ दिया जाए और अपने माता पिता जो चंद्र और सूर्य के प्रतिनिधि हैं उनकी यदि सेवा शुश्रूषा की जाए, और अगर बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी हैं वो शनि के प्रतिनिधि हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी यदि सेवा की जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये वर्ष नहीं पूरी जिंदगी बहुत अच्छी आनंद के साथ में गुजरेगी, और ये वर्ष के जितने भी अनिष्ट ग्रह हैं वो सब स्वतः ही शांत हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि अक्सर ये कहा भी जाता है और ये ग्रंथों में भी कहा जाता है, माँ पिता से बड़ा कोई नहीं होता है, वो सबसे बड़े आपके लिए के भविष्य हैं, आपके लिए देव हैं। और अगर यूं भी देखें तो भगवान गणेश जी से ही देख लीजिए, जब कहा गया कि पूरे ब्रह्मांड लोक में परिक्रमा करनी है तो भगवान शिव के और पार्वती जी के चक्कर लगा दिया कि मेरे इससे बड़ा कोई मेरे लिए दुनिया नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माता पिता के हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और अभी शास्त्री साहब ने सभी कहा, सच कहा है। तो चलिए 2025 आप सभी को मंगलमय हो, शुभ हो, हम इसी के साथ में विदाई लेंगे। और जो अभी हमारे ज्योतिषाचार्यों ने बताए हैं वो जिस राशि के जातक हैं अगर वो ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि काफी उनका ये समय बेहतर होगा। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बड़ी उमंग और उत्साह का 2025 कहा जा सकता है, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।